Morning, students. In last lecture, we have discussed about the monograph of sodium chloride and potassium chloride, along with their different preparations with uses. Today, we are going to start the physiological acid-base balance. Physiological acid-base balance means particularly the balance of the various body fluids, particularly in between their pH and ionic concentration with equilibrium with one another. आपको पता ही है, all body fluids have definite pH values and are always our body try to maintain that pH values within a relatively narrow limits, and that limits we are always saying the normal range of pH value. अब ये जो रेंज होता है ये हमारे बॉडी द्वारा अलग अलग मैकेनिज्म्स द्वारा या अलग अलग मैकेनिज्म्स की मदद से हमेशा मेंटेन किया जाता है. But in some disease conditions or in abnormalities, that variation may be occurs. So these values also has a great diagnostic purpose. ये जो वैल्यूज होते हैं ये हमेशा आपके सेहत के इंडिकेटर्स भी होते हैं जिसके द्वारा हमें पता लग सकता है कि भाई हमारे सेहत का क्या हाल है या कौन से ऑर्गन्स में या कौन से सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है. Definitely that's we are understood from that. So these pH values of various body fluids are very important. जनरल लेवल के ऊपर नॉर्मली हमारा बॉडी खुद ही कोशिश करता है. ये आपको पता है कि भाई चलो पानी का लेवल कम हो गया तो आपको क्या लगता है, प्यास लगती है, बराबर है ना. अगर आपने ज्यादा पानी पी लिया तो क्या होगा, वैसे तो आप बिना पानी के भी लेक्चर्स का घंटा बजते ही आप भागते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको जोर से प्रेशर भी आता है. अगर आप पानी या लिक्विड फ्लूइड्स या लिक्विड फूड का अगर आपने ज़्यादा कंजम्पशन कर लिया होगा तो जो एक्स्ट्रा वाटर है दैट एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन. So by these different ways our body always maintain that range of pH values. सिंपल, हमारा बॉडी ये खुद ही एक बहुत बड़ा डॉक्टर भी है. देखिए आप, अगर आपको कभी टेम्परेचर आता है और आप अच्छी तरह से उसको आपकी बॉडी को ढककर सोते हो तो आपका पसीना निकल आएगा, आपको पसीना छूटेगा, और ये जब पसीना आता है तो आपके बॉडी टेम्परेचर को कम करता है. और ऑटोमेटिकली आपका बढ़ा हुआ जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है. जैसे मैंने भी आपको बताया भाई पानी का एग्जाम्पल दिया, प्यास लगने का, या अगर पानी ज़्यादा हो गया आपके शरीर में, आपने लिक्विड फूड कंजम्पशन कर लिया है तो एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है. ज़्यादा गर्मी आपको लग रहा है तो आपको क्या आता है, पसीना आता है, क्योंकि जब आपका बॉडी
एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करने का कोशिश करता है। तो ये जो चेंजेस होते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो नॉर्मली जो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स होते हैं अलग अलग, उसी के द्वारा किए जाते हैं। अब ये जो पीएच वैल्यूज है जो मैंने आपके लिए बोर्ड्स के ऊपर लिख कर रखी हुई है, ब्लैक बोर्ड्स के ऊपर, different body fluids and their pH, normal pH range or pH values. That is always in the range. For example, blood. Blood has pH values 7.4 to 7.5. That's very narrow limit. And within that limit, our body is always trying to maintain the pH of blood. Saliva has 6.4 to 7.4, urine 4.5 to 8.0, pancreatic juice 1.5 to 1.8, urinary fluids 5.5 to 7.5, gallbladders bile juice or bile fluids that's 5.5 to 7.7, pancreatic juice 7.5 to 8.2. So you should observe that limit is the vary. The range values जो है, limit जो है, वो कहाँ पर कहीं पर बहुत कम है, कहीं पर थोड़ा ज़्यादा है। 6.4 to 7.4 या 1 का मार्जिन है, कम ज़्यादा 1 तक चल सकता है। ड्यूरिंग 4.5 to 8.0 या थोड़ा मार्जिन ज़्यादा है, 3.5 का है। 7.4 to 7.5, 0.1 marginal difference is there. Minimum and maximum pH values. 5.5 to 7.5 in urine fluids has limits of 2. Gallbladder, that's limit is slightly increases. Bile juice get 5.5 to 7.7 is 2.2. Pancreatic juice का और कम हो गया, 7.5 to 8.2 means 0.7 के लगभग plus minus उतना adjustable है। Pancreatic juice that's highly acidic, 1.5 to 1.8, the range is ranging between 0.3 only. So there is a minimum and maximum limits is given that we are saying that normal range. यानी कम से कम भाई ब्लड का pH 7.4 होगा तो ये चलेगा 7.5 होगा तो that is also normal. But इससे कम भी होना चाहिए और इससे ज़्यादा भी होना चाहिए, like and that will be occurs to different abnormal conditions. तो ये जो वैल्यूज होती है ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारे शरीर के अंदर इस वैल्यूज को ऑलवेज मेंटेन किया जाता है बाय वेरियस वेज। द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड which present in our body, the pH of that intracellular fluid is varies according to the type of the cell and where it may be located. For example, in osteoblast it may be alkaline, but in prostate gland it may be acidic. So that pH of body fluid depends on various conditions. The individual pH in organ is maintained by the secretion of alkalis or acids to suit optimum level. The highly acidic pH of gastric juice is maintained by the secretion of hydrochloric acid into stomach. By the chemical changes which takes place in special cells in the wall of stomach, this low pH in stomach is best suited to the functioning of the enzyme pepsin present in gastric juice. अब ये जो pH values जो maintain की जाती है, that is also important for various purpose. अब स्टमक के अंदर हमारा पेप्सिन जो है वो एक्टिवेट होता है कब? एसिडिक पीएच।
यानी जो एंजाइम है, वो एंजाइम पेप्सिन, ये सिक्रीशन जो है उसका, और वो जो उसका बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो प्रोड्यूस करता है एट एसिडिक पीएच ओनली. अब सलाइवा हैज द पीएच रेंज 6.4 to 7.4. अब ये पीएच रेंज जो है दैट इज आल्सो सुटेबल फॉर एक्शन ऑफ टाइलिन. अब टाइलिन दैट इज आल्सो वन एंजाइम present in saliva which initiates the digestion of carbohydrates. अब ये जो है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए हेल्प करता है टाइलिन, और वो एक्टिवेट होता है इसी पीएच रेंज. द टाइलिन एक्शन इज इनहिबिटेड व्हेन फूड containing it reaches the stomach and is mixed up with highly acidic gastric juice with pH about 1.5 or near. अब टाइलिन का जो एक्शन है वो कम हो जाता है एसिडिक पीएच में, जब वो हाईली एसिडिक होगा तब. बट इट इज particularly produces its best performance at the range of 6.4 to 7.4. अब ब्लड का पीएच जो है वो वेरी नैरो रेंज है. सो डेफिनेटली the variations maybe occurs in the pH of blood due to various reasons. जैसे उसी के अंदर जो ब्लड के जो कंपोजिशन है उसमें कम ज़्यादा होता है, या फिर आप जो भी कुछ खाते हो उसमें से जो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है तो उसकी वजह से जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है. The metabolic processes of the body cells produces acids or acidic substances, and these acidic or alkaline substances is helps to maintain the physiological acid base balance. मेरे बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है पर्टिकुलरली मेटाबॉलिक प्रोसेस द्वारा क्या क्या प्रोड्यूस होता है. फॉर एग्जांपल एसिडिक सब्सटेंसेस वी आर गेटिंग कार्बोनिक एसिड from carbon dioxide and water, sulfuric acid, phosphoric acids from proteins and phosphoproteins, lactic acids and pyruvic acid from anaerobic metabolism. So these reactions produces acidic substances, and that always helps to falls down the pH or to make the solutions acidic. The same way, same reaction also produces alkalis or alkaline compounds or alkaline substances or alkaline ions. For example, bicarbonate ions that produces from the salts of organic acids. For example, citrates, lactates, etc. So whatever the biochemical reactions occurs in our body, these biochemical reactions always helps to maintain the acid base balance of our body fluids. And our body is also maintains this acid balance by three different regulatory mechanisms. Normally, three regulatory mechanisms which maintain the pH and equilibrium with one another. यानी हमारे जो बॉडी सिस्टम्स है उसके जो बॉडी फ्लूइड्स है या उस सिस्टम्स का जो पीएच है वो मेंटेन करने का भी काम करता है, और एक दूसरे के साथ में उनका इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करने का काम. अब ये कौन से मैकेनिज्म्स, कौन से रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स? नॉर्मली देयर आर थ्री regulatory mechanisms by which our body is always maintained. First one, buffer body fluids. Buffer body fluids or buffering mechanisms. अब हमारे शरीर में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के बफरिंग मैकेनिज्म्स होते हैं या बफरिंग सिस्टम्स एक्टिवेट रहते हैं.
जो ये एसिड बेस बैलेंस जो है वो मेंटेन करने का काम करते हैं. These are the chemical systems capable of maintaining the constant pH. For example, phosphates, bicarbonates, some proteins which are able to bind free hydrogen and hydroxyl ions and prevent a change in the pH. The buffer system prevents dramatic changes in the pH values in the blood, but it can function effectively only if there is some means by which excess of acids or alkalis can available from the blood. The two organs most active in this way are the lungs and the kidneys. अब इसके लिए बफर मैकेनिज्म्स के लिए लंग्स और किडनीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सारे वैसे तो लंग्स और किडनी सारे एसिड बेस बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली इसके लिए भी वो इंपॉर्टेंस. अब ये बफरिंग सिस्टम जो है वो कब इफेक्टिव होता है जब हमारे शरीर में कुछ एक्स्ट्रा मीन्स एक्सेस एसिड्स और अल्कलीज अगर अवेलेबल होता है तो वो ज्यादा इफेक्टिव. Then second one, the respiratory mechanisms. Our respiration process that also helps to maintain the physiological acid base balance. अब ये रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म किस तरह से इफेक्ट करता है आप सोचते होंगे कि सांस लेना और सांस छोड़ना. अब ये एसिड बेस बैलेंस किस तरह से मेंटेन करता है. डेफिनेटली दैट हेल्प्स. आप सांस अंदर लेते हो तो क्या करते हो, you inhale the air. That air contains various gases and their molecules. So definitely that gases when you are inhale they are goes to the lungs and particularly reach up to the cells through blood. अब आपका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मीन्स आप सांस जो है वो कितनी बार लेते हैं और कितनी बार छोड़ते हैं, on which that acid base balance is depend. Normally we are taken 72 times or our respiratory cycles goes 72 per 1 minute. एक मिनट के अंदर हमारा 72 साइकिल्स होते हैं. इट इंक्लूड्स इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन मीन्स सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना. तो ये अप्रोक्सीमेटली 70 से 72 तक चलता है, यानी उतना साइकिल्स हमारा होता है. हम एक मिनट के अंदर उतनी बार सांस लेते हैं और उतनी बार सांस छोड़ते हैं. अब ये जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है दैट्स इंपॉर्टेंट. आप अगर रेस्पिरेशन ज्यादा बार करते हो तो क्या होगा, आप कार्बन डाइऑक्साइड जो है शरीर से ज्यादा बाहर निकाल देंगे. excess of carbon dioxide you are excreted and that may produces alkalosis. आपको पता है कार्बोनिक एसिड किससे मिलने वाला है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से. अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर में से बाहर निकल गया तो कार्बोनिक एसिड बनेगा नहीं, और कार्बोनिक एसिड नहीं बना तो आपका जो पीएच वैल्यू है वो बढ़ जाएगा. तो हो सकता है योर
body maybe suffers from alkalosis. And exact opposite is also occurs. If you are doing less breathing, अगर आपने सांस लेना और छोड़ना कम कर दिया तो क्या होगा? एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट इन आवर बॉडी, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हमारे शरीर में जमा हो गया तो दैट प्रोड्यूसेस एक्सेस ऑफ कार्बोनिक एसिड. अब कार्बोनिक एसिड अगर ज्यादा तैयार हो गया तो क्या होगा? एसिडोसिस में भी ऑफ. So that rate of respiration, that's also important. Respiration बढ़ गया, if your rate is increases, क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड आप ज्यादा बाहर निकाल, एक्सक्रीटेड more. तो क्या होगा? पीएच वैल्यूज जो है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया, शरीर से बाहर निकल गया, कार्बोनिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस नहीं, और कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा तो पीएच इंक्रीज, तो अल्कोलोसिस में भी होगा. एंड इफ रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीजेस, क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेटेड हो जाएगा, मींस शरीर में जमा हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जमा हो गया तो कार्बनिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा. सो व्हाट हैपेंस? पीएच जो है दैट्स रिड्यूसेस एंड दैट मीन कंडीशंस एसिडोसिस दैट मे बी ऑकर्स. अब देखिए, जब आपका एसिडिटी बढ़ता है, आपके पेट में, चेस्ट में या गले में अगर जलन होने लगी, एसिडिटी आपका बढ़ गया, तो नेचुरली इस कंडीशन में आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो बढ़ता है, ताकि आपके शरीर में जो बढ़ी हुई एसिडिटी है उसको कॉम्पेंसेट कर सके. तो आप सांस ज्यादा बार लेते हो, छोड़ते हो, तो definitely excess of carbon dioxide, so we are excreted, and by that our body is always trying to maintain the pH level or acid base balance. वही एग्जैक्ट अगर आपका एसिडिटी कम हो गया, इस अल्कलिनिटी बढ़ गया, तो आपका सांस जो है वो धीरे धीरे चलता है, आपको कोई जल्दी नहीं. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्यूमुलेट होता है और कार्बनिक एसिड्स जो है वो डिपॉजिट करता है, और जिसके द्वारा पर्टिकुलरली एसिड्स बन जाए और आपका जो पीएच है वो कम हो. Then third one, that's renal mechanism. There is also one interested mechanism, renal. अब ये renal mechanism क्या है? अब आपको पता है किडनी के फंक्शंस क्या है. हमारे शरीर को जो जो एक्सेस लगता है वो सारे सब्सटेंसेस को बाहर निकालना इन आयनिक फॉर्म. तो सारे जो भी कुछ एक्सेस ऑफ आयंस those are not required for our body, we are excreted through urine. जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो भी हम बाहर निकाल देते हैं. तो ये एक्सचेंज होता है. अब इसमें भी आपको पता है, अगर आपने देखा होगा यूरिनरी सिस्टम्स आपने पढ़ी होगी, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन अगर आपने पढ़ा होगा, उसके जो 4 स्टेप्स हैं उसमें रीअब्जॉर्प्शन देयर इज वन स्टेप. तो उसमें हमें हमारी बॉडी को जो जो जरूरी है वो सारा किडनी द्वारा वापिस रीअब्जॉर्ब करके सर्कुलेटरी सिस्टम में छोड़ा जाए, और जो जरूरी नहीं है वो हम बाहर निकाल दें. सो दैट renal mechanism that also plays an important role. Kidneys have the ability to form ammonia which combines with acids
produced during the protein metabolism and excreted in the urine. The pH of urine is highly variable between 4.8 to 8.0. Normally, it is towards acidic side but varies with the nature of diet, exercise, etc. The variation may occur. While unstable, bicarbonate is removed mainly by respiratory mechanism. The fixed acids like phosphoric, sulfuric, hydrochloric acids have to be removed through kidneys. In a 24-hour urine output, a normal individual contains equivalent of 20 to 40 ml of 1.0 normal acids, and that always helps to maintain the acid-base balance of blood and body fluids. Absorption of certain ions and elimination of excess of ions in body, that always done with the help of kidneys, and that always helps to maintain the acid base balance of blood and body. So that's three different mechanisms which are always working in our body and try to maintain the acid base balance. So once again we are detailing studied in short. Particularly, first we see the buffer and oil filling mechanisms. कौन कौन से बफर सिस्टम्स हमारे शरीर में होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं और वो क्या करते हैं? Let me see in short. First, buffer mechanisms or buffer systems. Buffering mechanisms. In our body, mainly three buffer systems are working. Three different buffer systems are working in body. That we see one by one. First one, carbonic acids or bicarbonate ions. Carbonic acid, bicarbonate. Oh, SO3, H2CO, that we have seen. This system found in the plasma and kidney. Systems found in plasma and kidney. The second one, that is monohydrogen phosphate, dihydrogen phosphate.
Like we are saying H2O4, H2PO4. These systems found in cell and kidney. Found in kidney and cells. And third one, protein buffer system. Protein buffer system. Amino acids like histidine on dissociation forms base and hydrogen ions. Base and hydrogen ions, which takes part in buffering of molecules. In buffering of molecules. So these are the buffering mechanisms, three buffers. That's found in our body at different sites and always helps to maintain the acid base balance of particular fluids. The second one, that is respiratory mechanisms. That is the buffering mechanism, one buffer system that helps to maintain the pH value of body. अब ये जो है इसमें particularly carbonic acids, bicarbonate buffers that forms in the plasma and kidney. Mainly monohydrogen phosphate and dihydrogen phosphate that buffers work in the kidney and at cellular level. Protein buffer systems definitely that also working at cellular level, and that amino acids like histidines it produces base and hydrogen ions which involve in the buffering mechanisms and helps to maintain the acid base balance of body fluids. The second respiratory mechanism. Respiratory mechanisms. On stimulation of respiratory center, the rate of breathing is unknown. On stimulation of respiratory center, rate of breathing
change. The rate of breathing that responsible for the removal of carbon dioxide from body fluids, which leads to the change of the pH in blood carbonic acid. अब ये जो है मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन अगर बढ़ता है इंक्रीजेस, so what happens? Inspiration and expiration is increases. तो हम क्या करेंगे, ब्रीदिंग अगर ज्यादा होता है तो क्या होगा, एक्सेस ऑफ पर्टिकुलरली यहाँ पर excess of carbon dioxide excretion is off. और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, so what happens? कार्बोनिक एसिड जो है वो कम, कार्बोनिक एसिड से अगर कम हो गया तो क्या होगा, पीएच जो है वो बढ़ जाएगा, सो दैट अल्कोलिसिस में बी occurs. CO2 एक्सक्रीशन बढ़ेगा जिसकी वजह से कार्बोनिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, reduces, and that's responsible for increasing pH. pH जो है वो बढ़ेगा, so what happens? We are saying alkalosis may occur. सिंपल, ज्यादा रेट हो गया, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेस, अगर हम निकलने लगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकल रहा है, कार्बोनिक एसिड ज्यादा निकल गया तो कार्बोनिक एसिड जो है उससे तैयार होने वाला उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया एसिड्स का तो पीएच वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा, and alkalosis may be occur. And exact vice versa, if rate of respiration decreases, what happens? Excess of carbon dioxide accumulation in the body is occur. कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेशन ज्यादा जमा हो या क्या होगा, एक्सक्रीशन बाहर निकल जाए, अब यह एक्यूमुलेशन यानी डिपोजिशन हो गया तो क्या होगा, यह ज्यादा कार्बोनिक एसिड तैयार होगा, excess of carbonic acid produces, जिसकी वजह से क्या होगा, pH वैल्यू reduces. So what we are saying,
acidosis. Okay, occur. Increases, excess of कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीटेड, बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकल जाएगा, कार्बोनिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगा, रिड्यूसेस। सो पीएच वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी और अल्कोलिसिस में भी ऑकर। एंड एग्जैक्ट ऑपोजिट, डिक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा शरीर के अंदर, जिसकी वजह से कार्बोनिक एसिड ज्यादा तैयार हो, और कार्बोनिक एसिड ज्यादा तैयार हो गया तो पीएच वैल्यू कम हो जाएगी और एसिडिसिस में भी। And third mechanism, that's the renal mechanism. Have you understood how our body is always trapped to maintain normal acid base balance? Third one, renal mechanism. Absorption of certain ions and elimination of others through urine by kidney controls the acid base balance of blood and body fluids. अब ये मैंने आपको बताया, kidney has the plays an important role in the maintenance of acid base balance, in the maintenance of water balance, in the maintenance of body balance. तो ये सारे इसमें हमारे किडनी का जो है वो अहम रोल है। हमारे शरीर में हमें जो जरूरी नहीं है हमारे बॉडी के लिए, वो हमारी बॉडी जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम्स द्वारा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स द्वारा बाहर निकालते रहती है। और हमारे शरीर को जो जरूरी है वो हमारा बॉडी जो है वो एब्सॉर्बेटरी सिस्टम्स द्वारा एब्सॉर्ब करती है। तो यहाँ पर भी वही है, अगर आपके यूरिनरी सिस्टम्स में फॉर्मेशन ऑफ यूरिन पड़ा होगा अलग अलग स्टेप्स में, तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एट द glomeruli, that is the one important step. तो वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में हमारे बॉडी द्वारा हमारे शरीर को जो जरूरी है, कि चाहे वो कोई भी सब्सटेंस हो या आयंस हो, और रीअब्सॉर्ब हो प्लस सर्कुलेटरी सिस्टम में दाखिल, और जो जरूरी नहीं है दैट गोस टू glomerular filtration and goes for excretion through urine. So renal mechanisms में हमारे किडनी द्वारा यही फंक्शंस प्ले किया जाता है। Absorption of certain ions, and excretion or elimination of others elimination of others through urine by kidney
by kidney controls the acid base balance, controls or maintain of body and blood. Body means body fluids, that's what we say. Controls acid base balance and body fluid. तो ये तीन अलग अलग मैकेनिज्म्स जिसके द्वारा हमारे शरीर का एसिड बेस बैलेंस जो है वो मेंटेन किया जाता है. Now, principal disorders of acid base balance. That's we see next time. Principal disorders or disturbances of acid base balance. Disorders or disturbances of acid base balance. अब एसिड बेस बैलेंस के कौन-कौन से डिस्टर्बेंसेस है और कौन-कौन से डिसीज है, दैट्स मींस जनरली वो चार है. A, B, C, D. There are two related with the respiratory and two related with the metabolic. Respiratory acidosis, respiratory alkalosis, metabolic acidosis, and metabolic alkalosis. So, about these disturbances or disorders, we see next time. So, all of you prepare the notes. What are the topics we have completed? Complete your manuals up to the last experiment. Those we have completed with calculations and observations. वैसे सारे कैलकुलेशंस आपको मैंने लिख कर दिए हैं, ब्लैक बोर्ड के ऊपर करके बताया है, और सारे कैलकुलेशंस और रिजल्ट्स जो है वो लिखकर बताए हुए, तो आप वो आपके मैनुअल्स में लिखिए और कंप्लीट करें. ओके, थैंक यू.